हाय एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल किन्होंने दिया था? हार्डी हार्डी जी और वीनबर्ग जी, इन दोनों ने मिलके इस प्रिंसिपल को बोला था। ठीक है, इसको हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इस प्रिंसिपल को बेसिकली मैथमेटिकली इलस्ट्रेट किया था, मैथमेटिकली प्रूव किया था। ऑलराइट, और इसी को हम आज के क्लास में पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हार्डी वीनबर्ग इन्होंने सबसे पहले तो क्या बोला? सबसे पहले बोला कि अलील या फिर जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन इट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, ये इनका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि जीन पूल, जो टोटल जीन पूल है, ये कांस्टेंट रहते हैं। ओके, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और इन्होंने थर्ड चीज बोली थी, सम एलिलिक फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वन। ठीक है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो ये वन ही रहेगा। और इनके अकॉर्डिंग कोई भी इवोल्यूशन नहीं होता, कोई म्यूटेशन नहीं होता। कुछ एजम्पशंस थे, ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो बेसिकली ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि एक एरिया में 100 लोग रहते हैं। ठीक है, एक एरिया में कितने लोग रहते हैं? 100 लोग रहते हैं। अब उसमें से कुछ टॉल है और कुछ ड्वार्फ लोग हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि 60 पीपल जो है वो टॉल है और 40 पीपल है ड्वार्फ है। ठीक है, शॉर्ट हाइट के हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब इन 100 लोगों के जब बच्चे होंगे नेक्स्ट जनरेशन में जाके, इनकी फ्रीक्वेंसी तब भी क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2 रेशियो आ जाएगा इसका, 60:40 का। तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन में अगर 200 पॉपुलेशन होता है, 200 लोग होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद इंक्रीज होगा, तो तब भी क्या होगा? इनका जो रेशियो रहेगा ये 120:80 हो जाएंगे, और तब भी इसका रेशियो रहेगा 3:2। मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो सेम एज इट इज रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द जीन पूल। ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा, कोई माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा, ना म्यूटेशन हो रहा है। ये सारे इन्होंने एजम्पशंस लिए थे। क्या क्या एजम्पशंस थे इनके? जैसे कि देयर शुड बी नो जीन फ्लो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो म्यूटेशन, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, इमिग्रेशन एमिग्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा, तो जीन पूल जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा। नॉन रैंडम मेटिंग, मतलब रैंडम मेटिंग नहीं हो रहा, कोई सिलेक्टिव मेटिंग हो रहा है। ठीक है, और कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। सो अगर ये सारी चीजें होती है, ये सब इफेक्ट करेगा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। ठीक है, कोई भी ये सारी चीजें नहीं होंगी, बट ऐसा क्या होता है क्या? एक्चुअल में नहीं होता, राइट? हमें पता है ये सारी तो चीजें नॉर्मल है, मतलब इवोल्यूशन में ये सब होता ही है और हमेशा हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, राइट? माइग्रेशन तो होता ही रहता है। तो इनके अकॉर्डिंग ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। फिर इन्होंने ये बोला था कि सम ऑफ द अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अब देखो अलील क्या होता है? जैसे एक टॉल अलील हो गया, एक ड्वार्फ अलील हो गया, राइट? अलील्स आर द जेनेटिक लाइक contrasting pair of a gene, we know that। तो हम एक डोमिनेंट अलील लेंगे और एक रेसेसिव अलील मान के चलेंगे, जैसे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए टॉल कितने लोग हैं? 60 पीपल टॉल है, राइट? पॉपुलेशन में 60 पीपल क्या है? टॉल है 100 में से। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 60 डिवाइडेड बाई 100, दैट विल बी 0.6, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो गया? दैट विल बी इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो अलील क्या हो गया हमारा? अलील इज द डोमिनेंट अलील, बट डोमिनेंट अलील कितनी फ्रीक्वेंसी में है वो उसको हम बोलेंगे, डिनोट करेंगे पी से। ठीक है, ये हो गया 0.6। वैसे ही हम ड्वार्फ का भी ले सकते हैं, रेसेसिव अलील का भी ले सकते हैं, जैसे कि 40 है, 40/100 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? 0.4, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो रेसेसिव
अलील के फ्रीक्वेंसी को हम क्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो है ना, ये सम it will be always equals to 1. So p plus q is always equals to 1, and of course it happens also ये 1 ही होगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट स्टेबल पॉपुलेशन में this will be equals to 1, ठीक है। आप 0.6 प्लस 0.4 कर लीजिए तो ये क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक है। सो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाता है। अब ये तो हो गया टॉल एंड डॉर्फ, मतलब ये हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं बेसिकली। बट जीनोटाइप, अगर हम जीनोटाइप में जाएंगे तो जीनोटाइप में अगर हम अलील्स को देखेंगे तो क्या मिल जाता है हमको, एक मिल जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट, एक मिल जाता है होमोजाइगस रेसेसिव, एंड हमको दो मिल जाता है हेट्रोजाइगस, राइट, ठीक है। तो ये हमको जीनोटाइप मिल जाते हैं। तो अगर हम जीनोटाइप में बिठाएंगे ए इज इक्वल्स टू क्या था, पी था, ए की फ्रीक्वेंसी पी थी, तो ए क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो पी स्क्वायर, फिर आता है सिमिलरली ए कैपिटल ए स्मॉल ए विल बी पी क्यू, एंड स्मॉल ए विल बी क्यू स्क्वायर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है स्मॉल ए की, ये हो जाएगी क्यू स्क्वायर। और कैपिटल ए कितना होता है हमारा, दो बार आता है, तो ये हो जाएगा 2pq, ठीक है। तो यहां से हमको एक और इक्वेशन मिल जाता है, कौन सा इक्वेशन, दैट p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, दिस ऑल्सो विल बी 1, ठीक है। तो बेसिकली p प्लस q का हम होल स्क्वायर करेंगे, p प्लस q 1 था, ये तो हमको पता ही है, इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे, तो LHS इक्वल्स टू RHS, दोनों में ही हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। सो दिस विल बी द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम सेकंड इक्वेशन। तो हमको यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए, फर्स्ट इज p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, सेकेंड इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। दो इक्वेशंस हमको मिलते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। So यहाँ पे आप देख सकते हो, if there are only two alleles for a trait in a population, then frequency of the homozygous dominant genotype is going to be p square, frequency of homozygous recessive genotype is going to be q square, and the frequency of heterozygous genotype is going to be 2pq, and the sum of all of these genotypes is going to be 1। तो frequency जो है ये 1 ही रहेगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो इतना ही बोला था हार्डी वीनबर्ग ने, और इनके ये एजम्पशंस थे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग तो कोई जीन फ्लो, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, मतलब माइग्रेशन, म्यूटेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे म्यूटेशन दो बार रखा है, सॉरी फॉर दैट। सो नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्टेबल कंडीशन होना चाहिए, तभी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जो कि वी नो दैट इन रियलिटी ये सारी चीजें होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो होता ही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो रिकॉम्बिनेशन तो होगा ही। तो इसलिए ये प्रिंसिपल इतना वैलिड भी नहीं होता है, मतलब इन रियलिटी, ठीक है। इस पे हम एक क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज दिस वीडियो ओवर हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। So, 360 out of 1000 individual in a population have a genotype of AA। तो ये इन्होंने बोला है कैपिटल ए, मतलब जीनोटाइप बोल दिया, मतलब क्या बोला, पी स्क्वायर बोला, ठीक है। अगर सिर्फ ए होता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, अगर सिर्फ अलील 1 अलील बोला होता तो वो हो जाता इक्वल्स टू पी। बट क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल का पूरा जीनोटाइप बोला है, तो वो हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर। ये क्या बोला है, 360, while 480 have capital A small a, मतलब ये 2pq बोल दिया, 2pq, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, 480, ऑलराइट। एंड रेस्ट ये कितना है, ओके, अपॉन 1000, बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंसी ना, तो अपॉन 1000 भी आएगा। और स्मॉल ए दैट इज क्यू स्क्वायर, इन्होंने बोला है 160 अपॉन 1000। फाइंड द अलील ए, अच्छा अलील ए इनको निकालना है, मतलब हमें क्या चाहिए, पी चाहिए,
पी निकालना है सिर्फ। ठीक है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे, बाकी चीजों पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी यहीं से आ जाएगा। पी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.36, राइट? पी स्क्वायर 0.36, so p is equals to अंडर रूट पी स्क्वायर, अंडर रूट कर देंगे सिंपल। ठीक है, 0.6 आंसर, this will be the correct answer. I hope this is clear to all of you. All right, let's do another question. A gene locus has two alleles, capital A and small a. If the frequency of dominant allele is 0.4, तो इन्होंने frequency बता रखी है dominant allele की, A equals to P, frequency is 0.4. ठीक है, then the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individual, ये सारे निकालने हैं हमको। ठीक है, तो मतलब हमको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ये निकालना है। तो p इक्वल्स टू 0.4 है, वी नो दैट p प्लस q इक्वल्स टू 1, तो q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस p, दैट विल बी 1 माइनस 0.4, दैट विल बी 0.6, तो q इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? 0.6 आ गया। ठीक है, तो अब p पता है, q पता है, तो बाकी पूरा तो आ ही जाएगा, है ना? तो p प्लस q का होल स्क्वायर करेंगे, दैट इज 0.4 प्लस 0.6 का होल स्क्वायर। अगर हम ऐसे करते हैं तो p स्क्वायर कितना आएगा? p स्क्वायर विल बी 0.16, ठीक है, प्लस 0 2 टाइम्स 0.4 टाइम्स 0.6 प्लस q स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.36, राइट? 0.16 प्लस ये आ जाएगा आपका 0.48 एंड ये आ जाएगा 0.36। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है, ये हमको मिल जाता है पी स्क्वायर, ये हमको मिल जाता है 2pq, और ये हमको मिल जाता है q का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हमको यहाँ से मिलता है ऑप्शन ए। ऑल राइट, तो इसी तरह से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन दैट, यू कैन जस्ट कमेंट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, तो मैं और भी प्रैक्टिस के वीडियोस लेके आऊंगी। ठीक है, so that is it for today's session, students. I hope you have enjoyed the class. So that is it for the Hardy-Weinberg equilibrium or the Hardy-Weinberg principle. So take care, have a nice day all of you. Bye bye. See you soon again with the next video.